नमस्कार हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, दर्शकों को भी खूब खूब नमस्कार। हिमांशु भाई, पिछले 48 घंटे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग की है आला अधिकारियों के साथ। और माना जा रहा है कि इस मीटिंग का कहीं ना कहीं उस इनपुट से लेना देना है जो पाकिस्तान को लेकर मोसाद ने भारतीय जांच एजेंसियों को दिया है। हाँ, कुछ बात तो ऐसी ही घटी है। 2 बजे तक रात को अगर तुम्हारा संरक्षण प्रधान देश के तीनों सेनाओं के मुखिया के साथ में बैठ के कोई सीक्रेट मीटिंग करता है जिसमें अजीत डोवल जी की भी हाजिरी होती है, तो इसका मायना बहुत बड़ा निकलता है। और जब तक ये चीजें तब तक नहीं होती जब तक खूब बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। और ये इंफॉर्मेशन आई थी मोसाद की ओर से। हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिकन से भी होती है, इजरायली से भी होती है, रशियन से भी होती है। वो वैन डाइक को जब पकड़ा तो वो इंफॉर्मेशन कहां से आई थी? वो आई थी रशियन से। इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होती है तभी जाके मिडनाइट ऑयल बर्न किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ये मीटिंग में हाजिर होना ही एक बात का सूचक था कि देयर इज समथिंग बिग कुकिंग अप। कुछ बहुत बड़ी साजिश की माहिती मिली है। और जहां तक मोसाद का सवाल है, मोसाद की नजर आजकल ईरान के साथ में पाकिस्तान के पास भी है। बीबी नेतन्याहू ने तो बहुत सीधी बात कही है एक बार कि वी आर लुकिंग एट सर्टेन पीपल इन पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान में भी कोई लोगों के ऊपर हमारी नजर है। तो एक सिस्टमेटिक एलिमिनेशन प्लान जब होगा तब बीबी वो काम करेगा, मोसाद वो काम करेगी। तो मोसाद के पास से जब भारत के पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसको हल्के में लिया नहीं जा सकता। और इसी वजह से आप देखोगे, अगर आप भारत के अंदर ही पिछले 7 दिन का घटनाक्रम देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, एक स्पेशल ग्रुप की रचना की जिसमें हमारे गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे और हमारी सेना के 3 मुखिया भी थे। अभी ऐसी स्थिति में जब पिछले 7 दिन का घटनाक्रम, जैसे मैं बता रहा हूं, बॉर्डर के इस पार और उस पार जो चल रहा है, उससे यह बात फलित होती है कि कहीं ना कहीं भारत के पश्चिमी राज्यों के अंदर कोई दुस्साहस की प्रेरणा वहां से आ चुकी है। वो कुछ दुस्साहस करने के मूड में थे। अभी जैसे 26/11 अचानक हो गया था। खैर उस वक्त तो सरकार अलग थी, 2008 की बात है, आज 2026 है। और आज ऑपरेशन सिंदूर जब चालू है, तब दुस्साहस जब भी होगा तब भारतीय सरकार ने एक बात तो ठान ली कि हम उनके वार करने से पहले उनको मारेंगे। तो मुझे तो ये ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि अभी पिछले 48 घंटे में ही अंजू जी आप देखिए, हमारे थल सेना अध्यक्ष कहां गए थे? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में मत्था टेक के बाहर आए और उनको किसी ने पूछ लिया तो उन्होंने क्या कहा? मैं हमारे सैनिकों की रक्षा करने की प्रार्थना करके बाहर आ रहा हूं। यह बहुत बड़ी बात है, उसको समझना चाहिए। हमारे नौसेना अध्यक्ष कहां गए थे? महाकाल के पास जाके बैठे थे। और उसी वक्त वायुसेना अध्यक्ष कहां पर है? वायुसेना अध्यक्ष जाके अमृतसर में बैठे हुए हैं। उनकी तो स्पीच भी बड़ी वायरल हो गई, जहां पर सबने एक ही बात की है कि आज का भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, आप निशान साधो, उससे पहले हम आपको टपका देंगे। जैसे S-400 से 332 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर अवाक्स को तोड़ा गया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, ऐसा भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत अब
सीधा नक्की करके बैठा हुआ है। और 7 दिन से जब हम देखें सरहद के दूसरे पार की गतिविधियां, भारत में पाकिस्तान के एक एम्बेसडर थे अब्दुल बासित, जिनके यहां बहुत बिरयानी खा चुके हैं यासिन मलिक जैसे लोग भी। तो वो अब्दुल बासित को मैं तो उनके नाम से कम लोमड़ी के उपनाम से ज्यादा जानता हूं। उनका 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया है, निवेदन आया है कि अगर अमेरिका हम पे हमला कर देता है, ये कहां की बात आ गई? आप तो अभी तो अमेरिका के साथ में जाके बैठ के लंच खाते थे, और यहां ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हम पे हमला कर दे तो हम अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकते, मगर दिल्ली और बंबई तक तो पहुंच ही सकते हैं। वहीं से बात शुरू होती है। उसके बाद पिछले 48 घंटे में आप देखिए तो कराची में नहीं, पिंडी में नहीं, रावलपिंडी में नहीं, लाहौर के अंदर पाकिस्तान में हयात बहुत सारे कट्टरवादी मौलाना और कट्टरवादी त्रासवादी तंजीमों के मुखिया के साथ में आईएसआई की एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग में क्या नक्की हुआ? देखिए, ये सब बातें या तो कुछ बना है, कुछ योजनाएं बनी है जो भारतीय इंटेलिजेंस को पता चला है, वो तो हमें ज्ञात नहीं कि क्या है। मगर एक बात जरूर है अंजू जी, कि भारत ने नोटैम वेस्टर्न स्टेट्स के ऊपर डाल दिया है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वहां पर जब नोटैम चल रहा है, दूसरी ओर हमारे नौसेना, थल सेना, वायुसेना अध्यक्ष के आने वाली चुनौतियों के लिए हम आशीर्वाद मांगने गए थे, तब यह बात समझने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है। और उसके साथ में उससे 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जेवर के एयरपोर्ट का उद्घाटन करते समय हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? लोगों से सीधा संपर्क करते हुए एकजुटता बनाए रखने की अपील की। अपने देशवासियों से, अपने लोगों से उन्होंने सीधा साधा कहा कि इस कठिन समय में आप हमारे साथ बने रहे। तो वहां से लेके यहां तक जब हम डॉट्स को, ये पॉइंट्स को, बिंदुओं को एक के बाद एक जोड़ते हैं, तो हमें तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, एक बात तो तय है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है, और भारत अब दूसरा पहलगाम होता हुआ देखेगा नहीं। और जब दूसरा पहलगाम होता हुआ नहीं देखेगा तो एक ही चारा बचता है कि पहलगाम होने की नौबत आए, उससे पहले ही पहलगाम की घटना को आकार देने वाले लोगों का उन्हीं के देश में खात्मा किया जाए। हिमांशु भाई, अभी जिस तरह से हमारे देश में एक ऐसा जासूसी का रैकेट पकड़ा गया था जो कि सीसीटीवी कैमरा के जरिए पाकिस्तान के लिए, आईएसआई के लिए काम कर रहा था, और तभी पता चला था कि ये सारे सीसीटीवी कैमरे चाइना के हैं, और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन पर बैन भी लगा दिया है। अप्रैल से ये सारे कैमरे हटा दिए जाएंगे जो कि चाइना में बने हुए हैं। क्या ये जो मीटिंग हुई थी या मोसाद ने जो इनपुट भारत को दिया, उसमें इसका भी खुलासा हुआ है? कुछ ऐसी ही बात है। आप देखिए, ये जो सीसीटीवी कैमरा वाला प्रकरण है ना, ये प्रकरण काफी लोगों को पता नहीं है, मगर इसी प्रकार के चाइनीज बनावट के सीसीटीवी कैमरास ईरान में भी उपयोग में लिए जाते थे, और उसी का उपयोग करके मोसाद ने खमेनी और पूरे आईआरजीसी की और आईआरजीसी के टॉप ब्रास की मूवमेंट्स को ट्रैक किया है। तो यही चीज, यही चीनी चाइनीज बनावट आईएसआई भारत के अंदर हमारा जो 0.5 फ्रंट बैठा हुआ है वो भी वो कर सकता है। तो ये डेंजर को और ये भय को देखते हुए, भयस्थान को देखते हुए, जब ये मोसाद की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आती है और माहिती का आदान प्रदान होता है एक दूसरे के साथ में, और जब मोडस ऑपरेंडी पता चलती है कि ईरान में मोसाद ने कैसे अपना काम, कैसे इन लोगों की मूवमेंट्स को ट्रैक की, उसका जब पता चलता है तो भारत उस पर से अपना कदम तय करता है। क्योंकि आज के जमाने में अगर एक युद्ध के पदार्थ पाठ हम दूसरे युद्ध में नहीं लेंगे
तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। चाइनीज कैमरा जब यूज होने ही बंद हो जाएंगे तो आईएसआई का यूज करने का उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली बात पहले ये थी कि जब तक बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन अभी हुआ, उससे पहले तक पाकिस्तान पूर्वीय भाग से हम पे त्राटकना चाहता था, हम पे वार करना चाहता था, और उसके लिए उसने सब तैयारियां कर रखी। एलईटी का एक कमांडर ढाका से पकड़ा गया, जिसका नाम भी बता दे लोग, शबीर अहमद लोन, जाना पहचाना एलईटी का कमांडर है। बॉर्डर के पास से ही पकड़ा गया है, बांग्लादेश की बॉर्डर के पास से। दिल्ली पुलिस जब पकड़ के लाई उसको, तभी जाके एक पूरे षड्यंत्र का पता चला है कि भारत के अंदर एलईटी के कितने लोग काम करते थे। एक के बाद एक गिरफ्तारियों का जो दौर चल रहा है, जो उनके ऊपर उनका कमर कसा जा रहा है, ये आपको तभी देखने को मिलेगा। तो ये काफी चीजें जब होती है तो घटनाक्रम इतनी त्वरित मात्रा में आगे चलता है, सो फास्ट इट मूव्स, और यहां पर तो ये दिख रहा है कि पिछले 7 दिनों के अंदर इंटेल जो आ रहा है एक के बाद एक, और आपको उसका पूरा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि दिल्ली के गलियारों में तो बंद कमरों में जो होता है वो तो होता ही है, मगर उसका जो नतीजा हमें देखने को मिलता है मार्केट के अंदर बाहर, आज लोग ये बात करना शुरू हो गए हैं कि कहीं कोई अटैक हमारे ऊपर तो नहीं आएगा। तो ये बात आपको तभी जानने को मिलती है कि जब ऐसी घटनाएं आकार लेती है। अभी अंजू जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि क्या होता है कि काफी लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो देश को देश हित में देश की रक्षा की बात नहीं करते, वो लोग ऐसा कहना शुरू हो गए, ये कांग्रेसी जमात के लोग, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री कभी बोले नहीं कि लॉकडाउन होगा, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। मगर इसी किस्म का प्रोपेगेंडा सिक्योरिटी के बारे में जब शुरू होता है कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, या ऐसा ही प्रोपेगेंडा शुरू किया कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के बहुत नजदीक है जामनगर की रिफाइनरी, इसका जिक्र मुल्ला मुनीर कर चुका है एक बार अमेरिका में मुल्ला मुनीर उसका जिक्र कर चुका है, मगर वो इसको अभी हाथ भी नहीं लगा सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अंबानी को अमेरिका में रिफाइनरी बनाने के लिए 300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो देखिए, चीजें बहुत सी सेंसिटिव है आज के जमाने में, आज के वक्त में। ऐसा भी कहा जाता है कि 20-25 जितनी दूसरे देशों की शिप्स हॉर्मुज से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तानी झंडा लगाया गया था। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक बाजू ईरान से भिड़ रहा है, डबल क्रॉस कर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लड़ रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम तब तक एक नहीं होती जब तक वो भारत विरोधी बात न करेगा। ये उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होता जी। अफगानों से लड़ाई करेंगे, उससे पाकिस्तानी एक नहीं होते, मगर जहां तक भारत के ऊपर वार करने की बात आएगी वहां पाकिस्तानी एक हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में भारत भले ही अभी युद्ध के अंदर सक्रिय नहीं है, मगर हमें इंटरनली बहुत ही सजाग रहने की जरूरत है। युद्ध करने की औकात नहीं है पाकिस्तान की। जैसे आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो कोई बड़ी नापाक हरकत करने की फिराक में है, लेकिन पाकिस्तान को दूसरा पहलगाम करने से पहले तो 10 बार सोचना पड़ेगा। पहले तो हमको लाल किले पर जो उन्होंने जिहादी डॉक्टरों के जरिए
फिदायीन हमला करवाया था, अभी तो उसका हिसाब भी चुकाना बाकी है ना। उसको आतंकवादी घटना तो भारत ने माना था, लेकिन वो मामला तो बीच में रह गया, तो उसका हिसाब भी तो चुकता करेगा भारत। इसीलिए आप ठीक कह रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने की तैयारी में शायद भारत है। और जिस तरह की इनपुट मिली है पाकिस्तान को लेकर कि कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हो भारत में, तो उसके बाद से हमारे सुरक्षा तंत्र जो पहले से ही सक्रिय है, सजग है, वो और ज्यादा सजग हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मणिपुर की बात करें, सीआईए का एजेंट पकड़ा गया वहां से, मैथ्यू वैन डाइक। वो वहां पर यूक्रेनियनों के साथ बैठकर एक अलग स्टेट बनाने के चक्कर में था, कुकी लैंड बनाने के चक्कर में था। और अब वो जब से पकड़ा गया है, तब से आप देखिए किस तरह से सर्जियो गोर दौड़ा दौड़ा एनएसए से मिलने के लिए गया था। उनको लग रहा था कि शायद वो अंदर खाने चुपचाप तरीके से उसको रिहा करवा लेंगे, लेकिन भारत ने तो अपने तेवर साफ कर दिए ना कि अगर सीआईए का एजेंट यहाँ पकड़ा जाएगा तो यहाँ का कानून उस पर जरूर कार्रवाई करेगा। नहीं, ये तो बहुत बड़ा लिवरेज है भारत के पास। वैन डाइक आना ये तो यूएसए के ऊपर बहुत बड़ा लिवरेज है, और ये लिवरेज का उपयोग अब कैसे करना वो भारत जानता है। बड़ी सीधी सी बात है, और सीआईए अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। देखिए, ऐसे भी देखा जाए तो चाइना को चारों तरफ से वो लोग अपने हिसाब से तेल के लिए कॉर्नर कर रहे हैं, उसको पुश आउट कर रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, पश्चिमी गोलार्ध से उसको बाहर फेंक रहे हैं। भारत में तख्ता पलट हो नहीं पाता है। वो लाख प्रयत्न कर ले, 2014 से क्रियाशील है, 14 से लेके 26 तक वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अभी ऐसी स्थिति में भारत को तंग करना वो अमेरिकी नीति है, और भारत के बगैर चलेगा नहीं, वो उनकी अनिवार्यता है। ये दोनों को मिला के चले तो कोई अगर मुझे ये कहे कि हमें अमेरिका हमारा दोस्त है, नहीं, वो दोस्त नहीं है। वो भारत के अंदर हो सके उतनी तकलीफें पैदा करने की कोशिश हमेशा करता रहेगा। सीआईए विल डू दैट, सीआईए करेगा। मगर साथ में जहां पर अमेरिकी वॉर मशीन की बात है, संरक्षण मंत्रालय की बात है, इंटेल शेयरिंग की बात है, तो वो भी होगी। Transactional business relationship with USA is going to be good. अमेरिका के साथ में हमारे व्यावहारिक व्यापारिक संबंध रहेंगे, और वो होगा ही होगा। मगर जब ऐसे वैन डाइक जैसे लोग पकड़े जाते हैं, तब एक लिवरेज पैदा होता है। जब वो लोग फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होने की बात करते हैं, तब हम जाके उनके ऊपर ये लिवरेज यूज कर सकते हैं। और उसके साथ में वैन डाइक के साथ में थे कौन? 6 यूक्रेनियन, और उनके ग्रुप में और 14 लोग थे। वो अलग अलग राष्ट्रीयता वाले लोग थे। तो इससे तो ये पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश को आकार दिया जा रहा था। और अगर समझ लो बांग्लादेश के अंदर अभी चुनाव नहीं हुए होते और वो ही पुरानी रिजीम काम कर रही होती, तो नॉर्थ ईस्ट को पूरे सुलगाने के लिए पूरा सामान उन्होंने तैयार करके रखा था। और ये वैन डाइक तो अभी पकड़ा गया, और सर्जियो गोर आके हमारे एनएसए को मिलेंगे, उससे होगा क्या? एक किस्म का एक एक्सेप्टेंस होगा, भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का एक किस्म का एक्सेप्टेंस होगा। भारत के पास वैन डाइक के आने से, उनको पकड़ने से एक ऐसा लिवरेज आया है जिसका उपयोग भारत कई जगहों पे कर सकता है। और गौर करने वाली बात यह है हिमांशु भाई कि इन्होंने निखिल गुप्ता को पकड़ा था और कहा था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए आया था, और अब तो उसने अमेरिकी अदालत में एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, मुझको तो भारत ने भेजा था। वो भी तो सीआईए का एजेंट हो सकता है ना। सीआईए ने प्लांट किया उसको भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत पर प्रेशर डालने के लिए। तो ऐसे में अगर ये मैथ्यू पकड़ा गया है तो भारत तो अपना पूरा हिसाब बराबर करेगा ना अमेरिका के साथ। वो दिन तो लद गए जब इनका कोई एजेंट यहाँ पकड़ा जाता था। या आप भोपाल गैस त्रासदी वाले का याद कर लीजिए, कैसे उसको जहाज देकर राजीव गांधी ने देश से बाहर भेज दिया था। तो शायद अमेरिका को लगा हो जैसे पहले होता था, अब की बार भी वैसा हो जाए। लेकिन जो यहाँ पर हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा,
उसको मोदी जी इतने हल्के में थोड़ी जाने देंगे। तो अब तो अमेरिका फंस गया एक तरह से इस मैथ्यूज वैन डाइक के चक्कर में। नहीं, ये मैथ्यू वैन डाइक तो बहुत सी चीजों की दवा होने वाला है भारत के। अभी उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलेगा नहीं। देखिए, हमारा विदेश मंत्रालय भी ज्यादा बोलेगा नहीं, गृह मंत्रालय भी ज्यादा अधिकृत तौर से बोलेगा नहीं, मगर ये मैथ्यू वैन डाइक को छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे जब भारत को अपनी जो बात मनवानी है वो भारत अपने हिसाब से मनवाएगा, तब जाके छोड़ेंगे। क्योंकि आजकल ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जो बात कर रहे थे ना हम, और डबल एजेंट्स की बात कर रहे थे, तो डबल क्रॉस और डबल एजेंट का काम आजकल पाकिस्तान कर रहा है। दूसरी तरफ देखे तो ये कर रहा है, अमेरिका का लंच खा के बैठा है, आईएमएफ से लोन चाहिए, उसके लिए वो अमेरिका की बात करता है। अमेरिका कहता है उन्हें गाजा में पीस कीपिंग फोर्स में जाओ, वहां वो बेच नहीं पा रहा। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के साथ में जो ट्रीटी की है, तो सऊदी अरब का एमबीएस उसको बोलता है कि भैया आप जाके हमारी रक्षा करो, अभी हम पे तो मिसाइलें गिर रही है। वहां वो अपनी फौज भेज नहीं पाता, क्योंकि सियापंथी मुस्लिम जो 30-35% है पाकिस्तान के अंदर, वो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कर देंगे पाकिस्तान में अगर ये हुआ तो उनका विदेश प्रधान जाके बात करता है ईरानियों के साथ में। पाकिस्तान मीडिएटर होने की बात करता है, मगर वो मीडिएटर भी नहीं है। हिमांशु भाई, अभी आप देखो ना पाकिस्तान क्या कर रहा है। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वैसा बना फिर रहा है। अपने देश में एक पीस टॉक करवा रहा है कि सीज फायर हो जाए अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ, लेकिन उस पीस टॉक में ना कोई अमेरिका की तरफ से मौजूद था, ना कोई ईरान की तरफ से, ना इजराइल की तरफ से। देखो, गाने तो ऐसे गाए थे ना पाकिस्तान ने कि यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आएगा ये पीस टॉक के लिए, वो तो गया नहीं। सऊदी अरेबिया से भी एमबीएस आया नहीं। तो ये पीस टॉक करेगा कौन? पाकिस्तान का काम तो एक ऐसे दलाल का था, एक ऐसे पिट्ठू का था कि जिसको अपने मालिक ने टॉमी छू करके मुंह के अंदर एक चिट्ठी लेके भेजी, उसको जाके वो वहां डिलीवर करनी थी, और वहां से जो जवाब मिलेगा वो आके देना, और वो भी वो सही तरह से कर नहीं पाया। तो अभी उसकी हालत तो कुछ ऐसी होने वाली है कि ईरान ने जब हॉर्मुज के अंदर पाकिस्तानी शिप को रोक लिया, एक समाचार आया था 2 दिन पहले कि वो शिप को नहीं जाने दिया, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने पाले हुए कुत्ते को बोला कि आप तेरा झंडा लगा हमारी ये शिप के ऊपर, और उसको हॉर्मुज से बाहर लेके आ। वो हो नहीं पाया। जो बड़े बड़े गिफ्ट की बात हो रही थी, वेरी बिग गिफ्ट की जो बात हो रही थी, वो ये गिफ्ट थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तो आदत है, वो बड़बोला आदमी है, मगर वो बड़बोला आदमी होने के बावजूद भी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इसलिए जो बोलता है उसको लोग सुनते हैं। और वो बड़बोला आदमी कभी कभी अपनी बातों में ऐसी बातें कह जाता है कि जो हकीकत बनती है। पाकिस्तान को ऑर्डर दिया गया था कि आपको ये 20 शिप्स निकालनी है, क्योंकि पाकिस्तानी बेड़े के अंदर ऐसी 20 मर्चेंट शिप्स होगी, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो 20 शिप भर के किसी भी प्रकार का माल पाकिस्तान के अंदर आयात कर पाए, और ईरान ने ये रोक दिया। तो क्या ईरान को पता नहीं चलेगा? और अगर समझ लो अपने एयर बेसिस नौशकी और वो अमेरिका को पाकिस्तान ने दे दिए, अभी 4 या 6 तारीख को जो ऑफेंसिव की बात हो रही है, वहां पाकिस्तान ने पीठ में खंजर भोंक दिया ईरान के, तो क्या ईरान उसको बर्दाश्त करेगा? अमेरिका और इजराइल से तो मार खा जाएगा, मगर क्या पाकिस्तान को ईरान बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा बवाल होने की कगार पर खड़ा है।
अगर ये डबल क्रॉस करने वाला, जिसको कहते हैं ना कि शादी के बाहर खड़ा हुआ भिखमंगा, दो पैसों की लालच में और एक अच्छे खाने की लालच में जब खड़ा रहता है, वैसे शहबाज शरीफ को खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भारत के ऊपर किसी प्रकार का दुस्साहस करने की हिम्मत ही करेगा, वो उसकी फितरत में है। उनके लिए बचने का ये एक ही तरीका है कि भारत के ऊपर, भारत के साथ में कुछ ना कुछ पंगा ले लो, जानबूझ के पंगा ले लो, और ये जानबूझ के पंगा लिया जाएगा। मुझे जो समझ में आता है वो तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान को जब सऊदी अरेबिया भी मारेगा, ईरान भी मारेगा और यूएसए क्यों भी लात पड़ेगी, तो पाकिस्तान भारत के ऊपर दुस्साहस करेगा। मुझे जो दिखता है वो बहुत सीधा ये दिखता है कि दोनों बाजू से लात पड़ेगी तो पाकिस्तान बचने के लिए भारत के साथ में पंगा लेगा। हाँ जी। और भारत के साथ पंगा लेगा तो फंसेगा। भारत पूरी तैयारी करके बैठा है, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि ईरान वॉर के खत्म होते ही पाकिस्तान का नंबर लग जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई का वही महीना आ गया है, मई का, जब पिछली बार ठुका था पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और अभी भी वो रुका तो है नहीं, चल ही रहा है। तो पाकिस्तान इससे पहले कि कोई बड़ी हिमाकत करे, भारत उसको ठोकने की तैयारी कर रहा है। और पाकिस्तान ने पंगा अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों को अस्पताल में मार कर भी लिया है। भारत ने चिंता जताई थी, और ऐसे निरीह पड़ोसी को ऐसे अकेला भारत छोड़ेगा नहीं। तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, और शायद इसीलिए बैठकों का दौर चल रहा है। और संकेत जो है हमारे आर्मी के आला अधिकारी भी दे रहे हैं। ये तो डॉट्स को जोड़ने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है कि क्या होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ है, और उसको समझ में आ रहा है कि अगर उसको अपने लोगों को एक साथ जोड़कर रखना है और ये दिखाना है कि फौज बड़ी ग्रेट है, वो ये ना देख पाए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सोल्जर्स कैसे पिट रहे हैं, वो ये ना देख पाए कि उनकी अपनी सेना क्या कर रही है, घर के अंदर ही लोगों को मार काट कर रही है, ये सब ना देखें, बल्कि सेना के साथ जुड़े रहें। तो उसको इस तरह की कोई ना कोई ओछी हरकत अगर वो करता है तो महंगी पड़ने वाली है इस बार। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद।